हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे कहानी का एपिसोड नंबर 80। लो ये बन गई। पीयू के घुंघराले बालों में आगे से क्लिप और हेयरबैंड लगाते हुए पीयूष ने कहा। तो पीयू ने पहले सिर दाएं बाएं करके अपने बालों को अच्छे से देखा और मुंह बनाकर बोली, ये अच्छी है लेकिन आपको अभी और प्रैक्टिस करनी होगी। पीयूष मुस्कुरा दिया। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला। पीयूष की नजरें अपने आप उस तरफ घूम गई। सामने शालिनी खड़ी थी। पिंक कलर के हल्के फ्लोरल वर्क की शिफॉन साड़ी, उस पर गले में पीयूष के नाम के मंगलसूत्र और गीले बाल जो फिलहाल टॉवल में लिपटे थे उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। हर बार की तरह एक बार फिर उन हरी आंखों ने पीयूष के दिल की धड़कनों को इतना तेज कर दिया था कि पीयूष ने अपनी नजरें दूसरी तरफ फिराकर अपने सीने पर हाथ रख लिया। पीयू, पापा नीचे जा रहे हैं, उन्हें कुछ काम है, आप मम्मा के साथ आओ। पीयू से बोलकर वो उठने को हुआ कि पीयू उसकी छोटी उंगली पकड़ते हुए बोली, पापा, पीयू भी आपके साथ चलेगी, पीयू को पार्टनर से मिलने जाना है। तभी नीचे से आदि की हंसी की आवाज उसे सुनाई पड़ती है तो वो पीयूष को अपनी उन ग्रे आंखों में मासूमियत भरे बोलती है, पापा पार्टनर आ गए, चलिए ना। पीयूष ने एक नजर शालिनी को देखा और पीयू को लिए वहां से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में रिहा कोने में सिमट कर बैठी थी। उस कमरे में ऊपर मौजूद रोशनदान से नामात्र रोशनी रिहा के चेहरे पर पड़ रही थी। रिहा के चेहरे पर चोटों के निशान देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि खुद को छुड़ाने के लिए उसने सामने वाले शख्स से कितनी जद्दोजहद की होगी। तभी उस कमरे में मौजूद लोहे का दरवाजा खुला और दो जोड़ी जूते अंदर आए। अंधेरे कमरे में उस शख्स का चेहरा देखना मुश्किल ही था, मगर उस शांत कमरे में उसके जूतों की आवाज भी काफी खतरनाक लग रही थी। अंदर आकर वो शख्स अपने पंजों के बल रिहा के पास बैठकर उसका चेहरा देखने लगा। रोशनदान से आती रोशनी में उसका चेहरा साफ दिखाई पड़ने लगा। रिहा, क्यों तुम इतनी जिद्दी हो आखिर? देखो, हाथ उठाना पड़ गया ना तुम्हें चुप कराने के लिए। उस शख्स यानी सुमेध मेहरा ने रिहा के चेहरे पर बिखरे बालों को हटाने के लिए हाथ उठाया ही था कि रिहा ने अपना चेहरा उठाया और जलती नजरों से उसे घूरते हुए खुद पीछे हो गई। सुमेध ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और निहायती बेशर्म मुस्कुराहट के साथ उसके होठों को देखते हुए बोला, जो हमारे बीच था उसे मैंने हमेशा के लिए बीच से हटा दिया है। बहुत घमंड था ना उसे खुद पर, उस रुद्रांश चौधरी को खुद पर गुमान था ना। गुमनाम तरीके से गायब होगा वो रुद्रांश चौधरी। कहा था उसे कि मुंह मांगी कीमत दूंगा, मगर उसे तो प्यार का भूत चढ़ा था। उसे क्या पता था कि कीमत उसे ऐसी चुकानी पड़ेगी। अपनी बात पूरी करके वो उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला, अब बिना किसी नाटक के अपना हुलिया सुधारो और खाना भिजवा रहा हूँ, वो खाओ। वो जा चुका था, मगर रिहा के दिमाग में अब भी सुमेध की बातें ही गूंज रही थी। अब रुद्र को कुछ हो जाता तो रिहा शायद उसके बिना जीने का सोच भी नहीं सकती थी। ना जाने कितने बुरे विचार एक साथ उसके मन में किसी हथौड़े की तरह पड़ने लगे थे। आंखों में अब तक ठहरे आंसू रुद्र के बारे में ख्याल करने मात्र से रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रुद्र का वो शांत और धीर गंभीर चेहरा आंखों के सामने घूम रहा था। ना जाने कहाँ होगा, किस हाल में होगा, ये सोच सोचकर उसका सिर फटा जा रहा था। कोने में सिमटकर अपने घुटनों में चेहरा रखे रिहा सिसक रही थी। तभी जोर से लोहे का दरवाजा खुलने की आवाज से उसका ध्यान दरवाजे की तरफ गया। एक शख्स खाने की थाली लिए अंदर आया। उसे देखते ही रिहा दो कदम पीछे खिसक गई। हाथ को आसपास टटोलने लगी तो कांच का एक बड़ा टुकड़ा हाथ में आ गया। आसपास उसने ध्यान दिया तो शराब की कई बोतल पड़ी थी। कुछ कांच के टुकड़े भी बिखरे थे। अपने हाथ में उस कांच के टुकड़े को कसकर पकड़ के उसने सामने उस शख्स को देखा जो हाथ में खाने की थाली लिए दरवाजे के पास ही खड़ा था। वो शख्स जैसे जैसे रिहा के करीब आ रहा था, अंदर ही अंदर रिहा के इरादे मजबूत होते जा रहे थे। पीछे हाथ में मौजूद कांच का टुकड़ा उसने इतना कसकर पकड़ा था कि हथेली से खून की बूंदें उस कांच पर गिरने लगी। मगर उसकी नजरें इस समय सिर्फ और सिर्फ उस शख्स पर बनी थी जिसके साथ सुमेध ने रिहा के लिए खाना भिजवाया था। वो शख्स लंबे डग भरता आगे आया। खाने की थाली एक तरफ रखकर खुद पंजों के बल रिहा की तरफ झुका। उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया ही था कि रिहा ने तेजी से उसका हाथ पकड़कर उसके कंधे पर वार कर दिया। बेशक ही सामने वाला इंसान उससे ज्यादा ताकतवर था, मगर वो इस अचानक से किए वार के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो एकदम से पीछे हो गया, मगर रिहा नहीं रुकी। वो एकदम से उठने की कोशिश करने लगी। उसे अपने पैर में तेज दर्द का एहसास हुआ, लेकिन वो बिना रुके दरवाजे की तरफ भागने के लिए खड़ी हुई ही थी कि उस शख्स ने
उसकी कलाई पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। रेहा ने कसमसाते हुए उसे देखा। मास्क और कैप की वजह से उसका उसे देखना नामुमकिन ही था। वो शख्स रेहा को काबू करने की कोशिश कर रहा था। तभी रेहा ने वहीं पड़ा कांच उठाया और उस शख्स के हाथ पर मार दिया। उस शख्स ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और इसी का फायदा उठाकर जैसे तैसे उठकर रेहा दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मगर तब तक उस शख्स ने पूरी तेजी से खड़े होकर उसे खींचकर दीवार से लगा दिया था। उस शख्स के कंधे तक आते रेहा को उसकी तेज धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी, मगर जहन में इस वक्त खुद के बाहर निकलने के अलावा कुछ था ही नहीं। वो फिर हमला करती उससे पहले उसके हाथ पकड़कर उसके सिर पर अपना चोटिल हाथ रखते हुए बोला, शांत हो जाओ जान, इतना गुस्सा भी ठीक नहीं। रेहा ने हैरानी से उस शख्स को देखा। उसकी पकड़ कांच के टुकड़े पर अपने आप ढीली हो गई। अपने कांपते हाथ को उसने उस शख्स का मास्क निकालने के लिए बढ़ाया ही था कि उस शख्स ने अपना कैप और मास्क दोनों ही निकाल दिया। अपने सामने खड़े रुद्र को देख रेहा की आंखों में ठहरे आंसू गालों तक लुढ़क आए। इसके पहले कि रुद्र कुछ कहता, रेहा एकदम से उसके सीने से लग गई। उसके सीने से लगी किसी बच्चे की तरह रेहा सिसकती रही और रुद्र खामोशी से उसकी पीठ सहलाता रहा। इस बीच रेहा की हालत देखकर अपने दूसरे हाथ की मुट्ठी को उसने कसकर भींच लिया था। सुमेध मेहरा ने उसकी कमजोरी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, जिसकी सजा उसे बेशक ही खतरनाक मिलने वाली थी। वैसे कुछ भी कहो, इतना गुस्सा, एक बार को तो तुम्हारा गुस्सा देखकर मैं भी डर गया। उसने हंसकर कहा तो रेहा ने मुंह बना लिया और उससे अलग होकर बोली, तुम्हें पता भी है मैं कितना डर गई थी। रुद्र कुछ बोलता उससे पहले रेहा का ध्यान उसकी चोटों पर गया। चेहरे पर कई चोट के निशान थे। हथेली से खून रिस रहा था और रेहा की बदौलत उसके कंधे पर गहरा घाव लग गया था। ये सब कैसे हुआ? कहाँ थे तुम? और तुम यहाँ कैसे आए? सुमेध ने तुम्हारी ये हालत की? बोलो रुद्र, कैसे हुआ ये सब? यहाँ से एक बार निकल जाए फिर आराम से बताऊंगा। अभी चले? रेहा का हाथ पकड़कर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वहीं रेहा उसे हैरानी से देखते हुए उसके साथ मानो खिंचती चली गई। वहीं दूसरी तरफ पीयूष ने पीयू को स्कूल छोड़कर खुद अपनी गाड़ी ओबरॉय इंडस्ट्री की मेन ऑफिस की तरफ बढ़ा ली। गाड़ी में चुप्पी पसरी थी। जब ये चुप्पी पीयूष से नहीं बर्दाश्त हुई तो उसने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। कैसे हुआ? तू इतना जरूरी कैसे हुआ? गाने के बोल दोहराते हुए पीयूष के चेहरे पर एक मुस्कुराहट ने जगह ले ली थी। अपने बालों में हाथ फेरकर उसने अपने पास वाली सीट पर बैठी शालिनी को देखा, जो गाना सुनकर पूरी तरीके से चिढ़कर कार के बाहर देख रही थी। आगे के बोल को सीने पर हाथ रखकर जोर जोर से दोहराते देख शालिनी ने अपनी नजरें बाहर टिका दी। पीयूष आगे गाता उससे पहले शालिनी ने म्यूजिक सिस्टम बंद करके उसे घूर कर देखते हुए कहा, अगर तुम्हें गाना ही लगाना है तो लगाओ और खुद गाओ, मैं ऑटो से आ जाऊंगी। उसकी बात सुनकर पीयूष हंस दिया। उसके एक गाल का डिंपल गहरा गया और आंखें हंसते वक्त छोटी हो गई। वैसे सारी बातें एक तरफ, मगर तुम्हें चिढ़ाने में मजा तो बहुत आता है। शालिनी ने उसे अजीब ढंग से देखा तो वो उसे देखकर आगे बोला, क्योंकि जब तुम गुस्से से लाल होती हो ना तो हद से ज्यादा क्यूट लगती हो। तुम्हें देखकर उस वक्त दिल करता है कि। आगे बोलते बोलते पीयूष रुक गया तो शालिनी उसे देखने लगी। हमेशा सर्द और गंभीर भाव समेटे रहने वाला पीयूष का गोरा चेहरा इस वक्त खुली खिड़की से आती ठंडी हवाओं की वजह से हल्का लाल पड़ चुका था। अगर कोई कॉलेज के दिनों के पीयूष और इस पीयूष की तुलना करता तो बेशक ही इस पीयूष के आगे सब कमतर निकलते, क्योंकि अगर उस पीयूष में जिद और शरारत थी तो ये पीयूष वक्त के साथ परिपक्व हो चुका था। उसे ध्यान से देखती शालिनी चाहते हुए भी उस पर से अपनी नजरें हटा नहीं पा रही थी। क्यों ये इंसान हर बीतते दिन के साथ उसके इरादे कमजोर कर देता था। माना मैं इतना हैंडसम हूं कि तुम चाहकर भी मुझसे नजरें नहीं हटा पा रही हो, मगर तुम ऐसे ही देखती रही ना तो यकीन मानो मैं ड्राइविंग पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाऊंगा। पीयूष की बात सुनकर शालिनी ने बस झेप कर अपनी नजरें फेर दी। पीयूष लिफ्ट से अपने कोट के बटन बंद करता बाहर निकला तो उस पूरे फ्लोर पर एकदम से सन्नाटा पसर गया। उस पूरे फ्लोर पर सिर्फ उसके जूतों की खटखटाहट सुनाई दे रही थी। जहां से वो गुजर रहा था एम्प्लॉय उसे ग्रीट करते जा रहे थे, जिनके जवाब में बस सिर हिलाता वो पॉकेट में हाथ डाले लंबे सधे कदमों से कॉरिडोर से होते हुए कैबिन की तरफ चला गया। उसके पीछे ही फाइलों को संभाले अधेड़ उम्र के शर्मा जी भागते हुए उसके पीछे गए। उसके जाने के बाद मानो सबने सांस छोड़ी और अपने काम में लग गए। शर्मा जी, एक लड़की आएगी जॉब के लिए आज, शालिनी अग्रवाल, आए तो बताइए मुझे। पीयूष कड़े लहजे में बोलता चेयर पर बैठ गया। शर्मा जी कैबिन के दरवाजे को पकड़े अभी अपनी सांसों को संयत करने की कोशिश कर रहे थे।
कि पीयूष के इस अचानक किए आदेश से वो हड़बड़ा गए और बोले, जी जी सर। क्या होगा आगे? क्या शालिनी के सामने आएगा पीयूष का नया रूप, या इन दोनों का रिश्ता बनेगा और भी मजबूत? कैसे पहुंचा रुद्र रिहा तक? क्या शालिनी का पीयूष के ऑफिस में आना लाएगा उनके रिश्ते में कोई बदलाव? आदि कैसे मनाएगा तिथि को? कब करेगा आदि अपने प्यार का इजहार? कैसे होगी इनकी मोहब्बत मुकम्मल? जानने के लिए सुनते रहे मोहब्बत है बस तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।